नमस्कार हामिद, वेलकम टू यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सर। हामिद, अपना जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं नागौर जिले का यमबड़ी कस्बे का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोटा से किया। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेगड़िया कला जिला चित्तौड़गढ़ में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। ओके, आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे पापा हैं और मेरा एक छोटा भाई है और एक सिस्टर है और मम्मी है। हामिद, आपका इंटरव्यू कंटिन्यू है। मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ आपको फॉरवर्ड करूंगा। एडी सर, ऑन टू यू। क्या सर? क्या सर? आई कांट हियर सर। नेक्स्ट पैनल मेंबर आपसे रूबरू होंगे, आप बने रहिए। एडी सर, ऑन टू जी यू। सर। ओके। हामिद, जी सर। आपके नाम का क्या मतलब होता है हामिद? सर मेरे नाम का मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए। Appreciable, जी सर, प्रशंसनीय। प्रशंसनीय. So Hamid, you told me that you have graduated in production and industrial engineering, right? जी सर। Tell me second law of Newton of motion. सर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इज एफ इक्वल टू एम ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। Okay. और first और third law क्या होता है? सर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज everything which is in rest wants to remain in rest and everything which is in motion wants to remain in motion unless and until an external force is applied on it. And Right. third law of motion is that every action has an equal and opposite reaction. Very good. So Hamid, like I can see, आपने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी है. आप मुझे जी सर। क्रोनोलॉजिकली बताएंगे आपने कौन सी ईयर में 12th करी, कौन सी ईयर में इंजीनियरिंग करी, कब कंप्लीट करी, कब जॉब लगी? जी सर। सर मैंने 2008 तक 10वीं तक मैंने अपने गांव से ही पढ़ाई की आरबीएससी बोर्ड से। उसके बाद मैंने 12th जेएनवी विद्यालय चामन सिटी से किया है और उसके बाद मैंने प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच से बीटेक कोटा से किया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। ईयर कौन से थे? कौन ये से सन? 2015 2010 में 12th किया और 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो आपने 2011 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया? जी सर। इसमें एक साल का गैप? सर वो मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए लग गया था। आईआईटी की तैयारी करते थे आप? जी सर। फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में किया आपने प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? जी सर। सर एक्चुअली उसमें मेरा हुआ नहीं था, मैंने प्रयास अपना पूरा किया पर मैं क्योंकि मेरी तैयारी 12th के बाद से मैंने स्टार्ट की थी, इस वजह से मेरा हो नहीं पाया। तो वो एग्जाम मेरा हामिद, हम देख रहे हैं काफी सारे इंजीनियर्स हैं जो आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, जी सर। आने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं. व्हाई इज दैट? जब आप लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो फिर व्हाई डू यू वांट टू कम इन गवर्नमेंट जॉब्स? जबकि आप आई थिंक इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको और भी सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पीएसयू हैं, उसके अंदर जाना चाहिए इंजीनियर्स को. आपकी बात नहीं कर रहा. और पर्सनली आपने गवर्नमेंट सर्विस में, लाइक आई कैन सी इन योर प्रोफाइल, का आप एलडीसी हैं ऑलरेडी. जी सर। तो आपने गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए क्यों चूज किया? सर इंजीनियरिंग का एक तो कार्य क्षेत्र सीमित होता है और मैं शुरू से ही प्रशासन में आना चाहता था। तो इंजीनियरिंग के जस्ट बाद मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट कर दी। 2016 वाला आरएस मेरा क्लियर भी हुआ, प्री और मेंस मैंने इंटरव्यू दिया था और उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए आजीविका चलाने के लिए। तो मैंने फिर एलडीसी के लिए अप्लाई किया और मैं वर्तमान में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। और सर मैं आरएस की तैयारी साथ साथ चल ही रही है। तो Right. इस वजह से क्योंकि इंजीनियरिंग का कार्यक्षेत्र सीमित है, आरएस का कार्यक्षेत्र व्यापक है। आरएस के अंदर सोशल स्टेटस है वो अच्छा है, जबकि इंजीनियरिंग में उतना बेहतर नहीं है। आरएस में हम जनता से सीधा जुड़ सकते हैं, जनता की और समाज की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। तो ठीक है. ये चीजें मुझे आरएस की तरफ आने के लिए प्रेरित की है सर। तो इंजीनियरिंग का लिमिटेड स्कोप है और एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा व्यापक स्कोप है, इस वजह से आप आना चाहते हैं प्रशासन में, राइट? जी सर। आई सी. इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेसिंग, आपके इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर कैड कैम करके एक सब्जेक्ट होता है. जी सर। व्हाट डू यू मीन बाय, फुल फॉर्म बताइए कैड कैम की मेरे को. कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मशीनिंग। ओके, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर? जी सर, ऑटोकैड उसमें सॉफ्टवेयर होता है। ऑटोकैड कौन सी कंपनी बनाती है? सॉरी सर, आपने यूज तो किया ही होगा. जी सर, लिमिटेड लेवल पे यूज किया बहुत। ठीक है, आप ये एक्चुअली बताइए. हमारे मेन सब्जेक्ट के अंदर ऑटोकैड नहीं था तो हमने थोड़ा बहुत सीखा इसको। आप फर्ज करिए कि हम आपको आरएस बनाते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट हो जाते हैं. कौन से में सर?
एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में Okay, sir. पोस्टिंग Okay. एज एन आरएस ऑफिसर आफ्टर प्रोबेशन ऑफ कोर्स। नाउ आपको एक टास्क दिया जाता है कि जितने भी बेरोजगार इंजीनियर्स हैं, सिंस यू आर ऑलरेडी एन इंजीनियर, आप ज्यादा समझ पाएंगे, उनको हमें किसी ना किसी काम में लगाना है। हमारा जो बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स हो रहा है उसको हमें मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन और मैक्सिमम यूज करना है उसका। तो आप मेरे को बताइए कि आप क्या फ्रेमवर्क अपनाएंगे, क्या पॉलिसी बनाएंगे और किस तरीके से कार्य को अंजाम देंगे। सर मेरे हिसाब से हम जो जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका एरिया के अकॉर्डिंग उनका कैटेगराइजेशन करेंगे। फिर उनके एरिया में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे। और तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपिंग का कार्य उनको दिया जा सकता है जिससे शिक्षा में सुधार हो और विद्यार्थियों के लिए इजीली अवेलेबल हो सके, एजुकेशन ई शिक्षा इजीली अवेलेबल हो सके, उस क्षेत्र में उनको लगाया जा सकता है। I'm just talking about unemployment over here, Hamid. अब प्लीज जी, फोकस करिए, प्रॉब्लम एट हैंड है अनएम्प्लॉयमेंट। जी स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? हाउ वुड यू एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ यू आर पोस्टेड इनटू एजुकेशन डिपार्टमेंट? सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहकर हमें निश्चित रूप से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जहाँ पे हमें इंजीनियर्स की जरूरत होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा कोई पॉलिसी बनाई गई है ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए? सर स्टार्टअप पॉलिसी है, स्टैंड अप पॉलिसी है और सरकार निवेश प्रोत्साहन नीति लेकर आई है। वर्तमान में सरकार आओ और काम करो, ये पॉलिसी भी राजस्थान सरकार लेके आई है। रिको के अंदर कई प्रकार की फैसिलिटीज जो है जो स्टार्टअप करने वाले हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो उन फैसिलिटीज तक उनकी पहुंच को बनाया जा मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, जी सर, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ट्रेन टू गेन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, आप कुछ जानते हैं इनके बारे में? सर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की पहुंच को बनाया जाना इसका उद्देश्य है। और जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम, इसमें जो भी व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, तो उसका वो यूज कर सकता है। और सर एक और क्या बोला था सर? ट्रेन टू गेन। हाँ सॉरी सर, आई डोंट नो। चलिए मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको मूव करता हूँ। नेक्स्ट बोर्ड मेंबर प्लीज। थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार। हमीद अपने जिले का परिचय दीजिए। सर नागौर जिले की नागौरी मेथी बहुत प्रसिद्ध है। नागौर में अमर सिंह की छतरी और सुल्तान तारकीन की दरगाह, बंसीवाले का मंदिर, नागौर दुर्ग देखने लायक जगह है। नागौर में एक कुचामन का किला जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं वो प्रसिद्ध है। मेड़ता में मालकोट का दुर्ग है और मीराबाई का मंदिर है, ये सब देखने लायक जगह है। और नागौर नागौरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है जिसकी खुशबू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर वो कमरे के अंदर रखी है तो भी उसकी खुशबू बाहर तक सूंघी जा सकती है। नागौर अपने नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर में राजस्थान के सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं, जिसमें खासतौर पे बाबा रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में लगता है, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है और श्री बलदेव राम मिर्जा पशु मेला मेड़ता सिटी में लगता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स भी नागौर में सुल्तान तारकीन की दरगाह हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में लगता है। ठीक है हमीद, सुल्तान तारकीन से क्या मतलब है? इसका तात्पर्य सन्यासियों का सुल्तान। ये संज्ञा विद्वान कहते हैं कि हाँ जी, कुछ विद्वान कहते हैं कि यह संज्ञा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा दी गई, जबकि कुछ विद्वानों को मानना है कि इल्तुतमिश ने ख्वाजा हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती को यह संज्ञा दी। ठीक है। कौन से सिलसिले के संत हैं ये? सूफी सिलसिले के हैं सर। ठीक है। राजस्थान में इसके अलावा कौन कौन से सिलसिले हैं जिसके प्रमुख संत रहे हैं? सर राजस्थान में चिश्ती सिलसिले के अलावा कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला इनके संत हैं। जैसे कादरिया सिलसिला की दरगाह बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर में स्थित है। ठीक है। और जी सर। ठीक है। कुचामन का किला और खींवसर का किला दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। कुचामन का किला कुचामन में स्थित है, जिसकी नींवों में घी और नारियल का प्रयोग किया गया था और इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं या अणखला किला भी कहते हैं।
जबकि खिमसर का किला जो मेड़ता शासक जालिम सिंह मेड़तिया द्वारा बनाया गया था, जो कि वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है। मीराबाई द्वारा जो रचित है प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। सर मीराबाई ने नरसिंह मायरो और नरसिंह हुंडी और सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इन ग्रंथों की रचना। बलदेव राम मिर्जा जिनका आपने अभी जिक्र किया, वो क्या थे, कौन सी एमिनेंट पर्सनैलिटी के रूप में इनको याद किया जाता है? सर वो किसानों की आवाज उठाने वाले प्रमुख नेता रहे हैं और वह जोधपुर रियासत के अंदर एसपी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। किसानों के मुद्दे उठाने के लिए उनको मुख्य रूप से याद किया जाता है। ठीक है। नागौर जिले की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? सर नागौर जिले की वैसे तो कई सारी समस्याएं हैं, परंतु एक जो मुख्य समस्या लगती है वो ये लगती है कि नागौर में वयस्क लिंगानुपात तो अच्छा है राजस्थान के मुकाबले, जैसे 950 है, जबकि बाल लिंगानुपात है वो 897 ही है, जो कि एक बुरी स्थिति है। इसके अलावा नागौर में सर अच्छे मेडिकल कॉलेज की कमी है। हमें चिकित्सा के लिए जोधपुर, जयपुर या अजमेर का रुख करना पड़ता है। नागौर में कनेक्टिविटी का प्रॉपर सब जगह पे अभाव है। भूजल स्तर काफी कम हो गया है, इसलिए सर पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की कमी है। कुबड़पट्टी जो बेल्ट है, जी सर, वो कहां से संबंधित है? सर वो नागौर से अजमेर के बीच में मुख्य रूप से जायल से संबंधित है, जायल क्षेत्र के आसपास। ठीक है। वहां की समस्या क्या है प्रमुख? वहाँ पे खारे पानी की समस्या है सर। खारा पानी जिसे वर्तमान में और भी बहुत जगह है, लेकिन वहां पे इसको पर्टिकुलर नाम कुबड़पट्टी ही क्यों दिया गया है? सर वहाँ पे के पानी में फ्लोराइड की अधिकता है, जिसके कारण लोग जब वो पानी पीते हैं तो कंटिन्यूस लंबे समय तक उस पानी पीने के कारण उनकी जो है रीढ़ है वो थोड़ी मुड़ जाती है, तो कुबड़ टाइप हो जाता है, तो इसलिए इसको कुबड़पट्टी से कहा जाता है। ठीक है। सिलिकोसिस की समस्या क्या है? सिलिकोसिस जी सर, इसके अंदर जो पत्थर का काम करने वाले लोग हैं या जो टाइल्स का काम करते हैं, उनके अंदर उस पत्थर की जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो मिट्टी वगैरह है, वो उड़ के उनके गले में नाक के थ्रू उनके हृदय में जमा हो जाता है, जिससे उनको धीरे धीरे सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वो खांसी इस तरह की समस्या होने लगती है। ठीक है। तो क्या नागौर इससे प्रभावित है? जी सर, नागौर के कई क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। कौन सा? हमारे गांव के। जी सर, कौन सा क्षेत्र है नागौर का जिसमें सिलिकोसिस की समस्या सब सर्वाधिक देखी जाती है? सर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर मैं गेस कर सकता हूँ। बताइए। सर खिमसर और जायल के आसपास। ठीक है। क्या मकराना इससे प्रभावित नहीं है, जहाँ पे जी सर, मकराना बिल्कुल सर मकराना प्रभावित है। संगमरमर का काम हो गया। तेजाजी का संबंध कौन सी जगह से रहा है नागौर की? सर नागौर में हरनाल नामक स्थान पर तेजाजी का जन्म हुआ था और वर्तमान में तेजाजी का पशु मेला जो है वो परबत्तर नामक स्थान पर पड़ता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण दशमी को पड़ता है। ठीक है। अभी वर्तमान में कोविड केसेस के मामले में नागौर है कौन सी रैंकिंग पर है राजस्थान में? सर एग्जैक्टली पता है, क्योंकि रैंकिंग है वो हर 1-2 दिन में बदलती रहती है। ठीक है। नागौर में बासनी जो क्षेत्र है वहां पे कोरोना विस्फोट हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहा था? सर बासनी के लोग अधिकतर लोग व्यापारी टाइप के लोग हैं और वो जो है बिजनेस के लिए बॉम्बे से संबंधित मुंबई आते जाते रहते हैं और उनका मुख्य कारोबार मुंबई के अंदर है। और भारत में सर्वप्रथम कोरोना वायरस के केसेस मुंबई में बढ़े थे, तो इस कारण वो लोग भी उसकी चपेट में आ गए और जब वहां से कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण वहां से लौट के जब वापस अपने बासनी आए, तो बासनी के आसपास के लोगों को भी सर उन्होंने संक्रमित कर दिया। कोरोना को अब तक हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे क्या रीजन है? सर इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है वो हमारी जनता में अवेयरनेस की कमी है। हम मतलब बात तो करते हैं, पर उसको जब ग्राउंड पे फॉलो करने की बात आती है तो लोग इतना केयर नहीं करते हैं। सब ऐसा सोचते हैं ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो उनसे वो प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, मास्क वगैरह यूज नहीं करते हैं। तो आपने बताया अवेयरनेस की कमी, तो मैं जानना चाहूंगा कि फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है वर्ल्ड पे, जो कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं? सर अमेरिका है। और भारत कौन से नंबर पर है? भारत दूसरे नंबर पे है। तो क्या अमेरिका में अवेयरनेस की कमी है जिस वजह से वो फर्स्ट नंबर पर है? सर अमेरिका में अवेयरनेस की कमी नहीं है, पर सर अमेरिकी लोग इस मामले में उन्होंने कुछ लापरवाही दिखाई है और वहाँ लॉकडाउन भी बहुत लेट किया गया, तो इस कारण वहाँ कोरोना वायरस के केसेस। क्या लॉकडाउन इस समस्या का परफेक्ट समाधान है? हमारे यहाँ पे लॉकडाउन? हाँ जी जी सर, परफेक्ट समाधान तो नहीं है,
पर इसको कुछ हद तक कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। तब तक अब हम कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी प्रिपरेशंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के वो कौन से उत्पाद हैं जो आत्मनिर्भर भारत में अपना जो है योगदान दे सकते हैं? सर, राजस्थान आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों को कवर किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, जी, सूक्ष्म लघु और आप मध्यम मेरे उद्योग। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ उन उत्पादों की बात कर रहा हूं जो आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे सकते हैं। वो उत्पाद बताइए राजस्थान के। सर, राजस्थान का जो हस्तशिल्प उद्योग है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। राजस्थान में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, और सेवा क्षेत्र राजस्थान में निरंतर प्रगतिशील है। तो उस क्षेत्र में थोड़ा और अगर सरकार ध्यान दे और जनता इसके बारे में अवेयर हो तो इस क्षेत्र में और विकास किया जा सकता है। ठीक है, इस साल जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कोई ऑर्डिनेंसेस लाए गए हैं उनमें सबसे बेहतर ऑर्डिनेंसेस कौन सा है? अध्यादेश या फिर अधिनियम जो पारित किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा? सर, मेरे हिसाब से उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार आओ और काम करो। जो रिको के माध्यम से जो उनको जमीनें और बिल्डिंग वगैरह प्रोवाइड की जा रही है स्टार्टअप्स को, वो सर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि ऐसे लोग जो कि विदेशों से लौटे हैं वो, परंतु वो वापस कोविड की वजह से वापस नहीं जा पा रहे हैं और वो यहीं पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों को सर इसके माध्यम से काफी सहायता ठीक है मिलेगी। अमित, कुछ आप जो है स्कीमों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शब्द से बोल के बताइए। सर मैं ट्राई करता हूँ। जी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इत द्वारा आज चलिए ठीक है हमीद, शुक्ल आप ये बताइए कि प्रस्तावना में कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है? सर, आर्थिक 5 प्रकार की स्वतंत्रता को लेके गया है। ठीक है, आप ये बताइए शिक्षा का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? सर, शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है सर। विधिक अधिकार और संवैधानिक, जी बताइए। संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो हमें इसको सपोर्ट करते हैं शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, उनके आधार पर शिक्षा का अधिकार है। संवैधानिक अधिकारों में क्या डिफरेंस होता है? संवैधानिक अधिकार वे हैं जो कि जिनका उल्लेख संविधान के अंदर नागरिकों को तो जो दिए गए हैं संविधान के द्वारा, और जबकि विधिक अधिकार वे हैं जो कि सरकार कानून बनाकर जनता को मेरा अंतिम सवाल है, 5 तरह की रिटें जो जारी करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनके नाम बता दीजिए। सर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ आपको मूव करूंगा। पीएस मैम, ऑन टू यू। नमस्कार हमीद जी। नमस्कार मैडम। आप ग्रेजुएशन में अपनी इंजीनियरिंग की है? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैडम, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज बंद हो गई। नमस्कार हमीद जी। हाँ नमस्कार मैडम। ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपने उसको आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की बजाय आरएस को ही क्यों चुना? मैडम, आरएस का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है और यहाँ पर जनता से जुड़ने का सीधा मौका मिलता है। हम समाज की सेवा प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। इस कारण इंजीनियरिंग की अपेक्षा मुझे प्रशासन में आना ज्यादा अच्छा लगा, और प्रशासन क्षेत्र है, इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस अच्छा है इंजीनियरिंग की अपेक्षा, और सैलरी वगैरह बाकी सब तो है ही। सैलरी भी क्या एक रीजन हो सकता है? सैलरी तो अदर सेक्टर्स में और भी अच्छी मिलती है। जी मैडम, सैलरी तो मैं बोल रहा हूँ कंपैरिजन में ठीक है, बराबर है दोनों की लगभग, इंजीनियर हो जाए। ओके, आपका हिस्ट्री में फेवरेट टॉपिक क्या है? हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में? इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ओके, जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, क्या वो एक असफल मूवमेंट था? नहीं मैडम, वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट काफी लंबे समय चला, परंतु अंततः उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो हम उसे असफल नहीं कह सकते, वो एक सफल। अगर वो सफल था तो क्या भारत हिंदुस्तान इंडिया पाकिस्तान अलग 2 पार्टीशन होता? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल वो है वो असफल हो गया, फेल हो गया।
उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इंडिया और पाकिस्तान बनना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि देश भर में रिवॉर्ड्स चल रहे थे। और जब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम की, तो उनके बीच में भी आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो वो एकदम एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते थे। तो उस समय सर वो इनएविटेबल हो गया था, परंतु हमें फाइनली में आज़ादी मिली और जो अंग्रेजों का क्रूर शासन था उससे हम मुक्त हुए मैडम। तो इसे सफल ही कहा जाए। ओके, गांधी जी जैसा कि गांधी जी धर्म चिन्हों को लेकर चलते थे, जैसा गीता साथ लेकर धर्म चिन्हों का जैसे कि गीता साथ लेकर चलते थे, राम नाम का भजन गाते रहते थे। एज ए सेकुलर लीडर, तो क्या उनसे यह गलती हुई थी? नहीं मैडम, ये गलती नहीं थी। गांधी जी इन सिंबल्स के माध्यम से देश की एक बड़े लेवल पे देश की जनता को अपने आंदोलन से जोड़ने की वो संभावना देखते थे। इस कारण से उन्होंने ये सिंबल अपनाए। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, तो उन्होंने अपने विचार उस पर भी रखे, और देश के जैसे मुस्लिम्स को साथ लेने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, और भी मुसलमानों की समस्याओं में वो हर जगह उनके साथ खड़े रहे। नेक्सलिज्म के पीछे की विचारधारा कौन सी है? क्या विचारधारा है? मैडम, इसके पीछे भूमिपुत्र की अवधारणा को मैं मानता हूँ, जहाँ वो सब ऐसा समझते हैं कि जो स्थानीय उनके संसाधन हैं उनके ऊपर उन स्थानीय लोगों का ही स्वामित्व होना चाहिए। तो यही पैट्रियार्की क्या हर मामले में गलत है? पैट्रियार्की मतलब पितृ प्रधानता जी, क्या हर मामले में गलत है? मैडम, हर मामले में तो नहीं कह सकते, पर कुछ मामलों में जहाँ महिलाओं के इक्वेलिटी और समानता की बात आती है, वहाँ पितृ प्रधानता जो है, पैट्रियार्की है, वो उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि हमारा सोशल माइंड बहुत ज्यादा पैट्रियार्की हो चुका है, इस मामले में आपका क्या विचार है? मैडम, इसे एक लिमिटेड लेवल तक लाया जाना चाहिए, इसे थोड़ा कम किया जाना चाहिए। मतलब इसे बस उस लेवल तक होना चाहिए कि इससे महिलाओं और बच्चियों के अधिकारों का हनन ना हो, और वह स्वतंत्रता से उनको भी समाज में आगे बढ़ने का उनको पूरा अवसर मिले, उनके विकास में ये चीजें बाधक ना हो। ओके, एमपीलेट स्कीम क्या है? सॉरी मैडम, आई डोंट नो। अभी एक सिक्योरिटी की बात चल रही है, Z+ सिक्योरिटी, 5+ सिक्योरिटी। अभी एक अभिनेत्री को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, तो क्या भारत का हर नागरिक सिक्योरिटी की मांग, Z+ सिक्योरिटी की मांग कर सकता है? मैडम, इफ यू अलाउ आई कैन गेस। ओके, मैम, जहाँ किसी व्यक्ति को लगता है कि वो उसकी जान को खतरा है, तो उस समय वो सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। पर Z+ सिक्योरिटी जो हाई पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या जो जिनकी सुरक्षा देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन लोगों को ही दी जाती है। और Z+ सिक्योरिटी किनको दी जाती है? Z+, मैडम, प्रधानमंत्री को फिलहाल दी हुई है, बाकी इसके अभी अलावा तो राहुल गांधी, आई थिंक राहुल गांधी जी को भी प्रोवाइड की गई है, उनको क्यों प्रोवाइड की गई है? मैडम, वो देश की एक प्रमुख अपोजिशन वाली पार्टी है, उसके नेता हैं, तो इस वजह से उनको भी दी गई। जो भी पॉलिटिकल फिगर सरकार को लगता है कि देश के लिए बहुत जरूरी है और उसकी सुरक्षा किया जाना अति आवश्यक है, उनको ये दी जाती है। हेलो। ओके, ओके। 370 आर्टिकल 370 के अनुच्छेद 370 के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे कि ये आर्टिकल घिसते घिसते घिस जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण मैडम ये रहा कि जम्मू कश्मीर के जो जनता है, उसका धीरे धीरे भारत के क्षेत्र से अलगाव उसका बढ़ता गया। तो इस वजह से जो इसके उद्देश्य थे कि वहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट होगा और इसके माध्यम से धीरे धीरे जनता है वो उनका जुड़ाव बढ़ जाएगा, परंतु जो बाहरी ताकतें हैं उनके कारण वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण से वर्तमान सरकार द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो भारत को एक इंटीग्रिटी ओके हमीद जी, ओके हमीद जी, मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ। ओके मैडम। हेलो, नमस्ते सर। हाँ, मुझे सुन। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आप कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? हमीद जी, आई एम गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हमीद जी, पोस्टिंग कहाँ है अभी? आपकी पोस्टिंग कहाँ है?
सर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निगड़िया कला, जिला चित्तौड़गढ़। वहाँ पर चित्तौड़गढ़ में आपसे हैं, कितना टाइम हो गया है? सर मेरे को अभी 1.5 महीना हुआ है वहाँ जॉब करते हुए। चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? क्या चित्तौड़गढ़ सर? चित्तौड़गढ़ की कृषि के बारे में बताइए, वहाँ का कृषि क्षेत्र के उत्पादन किन किन फसलों का होता है? चित्तौड़गढ़ में सर मुख्य रूप से मक्का का उत्पादन होता है। इसके अलावा वहाँ गेहूँ और इनका भी उत्पादन होता है, गेहूँ, चना। ओके ओके। चित्तौड़गढ़ में अफीम की पैदावार होती है क्या? जी सर, होती है अफीम की पैदावार। चित्तौड़गढ़ के ठीक कुछ है क्षेत्रों में सरकारी अनुमति से अफीम की पैदावार। ठीक है। तो ये अफीम की पैदावार है, इसके एंड यूजर कौन होते हैं? क्या यूज किया जाता है अफीम का? अफीम सर बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के अंदर काम आती है। इसके लिए सर, इसीलिए सरकार इसको परमिट करती है। पर कई कई जो असामाजिक तत्व हैं वो इसको नशा करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। क्या भारत में कहीं और भी अफीम का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ के अलावा? सर आई डोंट नो, सॉरी सर। ठीक है, चलिए बताइए कि आप जिस जहाँ पे स्थापित हैं वहाँ पे आपको पता चलता है कि कुछ युवा हैं जिनको ग्रुप सॉरी सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर। अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ सर, जी सर। आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रहा है आपके बैकग्राउंड में। अभी ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। मैं पूछता हूँ, आप ये बताइए कि जहाँ आप एसडीएम बन के जहाँ प्रतिष्ठापित होते हैं वहाँ पर आपको पता चलता है कि कुछ युवाओं को टेक ग्रुप्स ने कनेक्ट किए हैं और वो क्या उनको सर? सोशल मीडिया, वहाँ कुछ क्या? वहाँ कुछ जो यूथ है, युवा, हाँ हाँ। कुछ युवाओं को टेरर ग्रुप्स ने कांटेक्ट किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ अब आ रही है सर, थोड़ी बहुत। कुछ ठीक युवाओं है, ग्रुप से जो है वो उनके अप्रोच कर रहे हैं उन तक। और हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? किस तरीके से रोकेंगे? हाँ मुझे आ रही है। हाँ तो सर सबसे पहले जो हमारी साइबर सेल है उसके थ्रू मैं इस बात का वास्तव में पता लगाऊंगा कि वास्तव में ही ऐसा कुछ टेरर ग्रुप्स युवाओं के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है। उसके बाद जो जिन जिन युवाओं तक वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन युवाओं को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और जो डिवाइसेस उनके अंदर यूज हुई है उनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर आखिर उनमें क्या बातचीत हुई आपस में उस चीज़ को हम देखेंगे। और अगर यदि कोई बात देश की एकता अखंडता को बाधित करने वाली है उसमें तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उन युवाओं को गिरफ्तार किया अमित, जाएगा आपने साथ मेरा में। सवाल ठीक से नहीं सुना। आपने मेरा सवाल जी ठीक से सर, नहीं सुना। जी मैंने सर। ये नहीं कहा कि आप क्या एक्शन लेंगे, मैंने ये कहा कि आप उन युवाओं को किस तरीके से समझाएंगे कि वो टेरर ग्रुप से ना जुड़ें, उनको किस तरीके से आप डी रेडिकलाइज करेंगे? जी सर। सर पहले उनके रेडिकल होने का कारण हमें जानना पड़ेगा कि वो किस वजह से उन टेरर ग्रुप से प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर जैसे वो धर्म के आधार पर प्रभावित हो रहे हैं तो उन्हें ये समझाया जाएगा कि जो जिस भी चीज़ को वो समझ रहे हैं धर्म को, तो उसकी सही व्याख्या क्या है। इस चीज़ को उनको समझा के और ये बताया जाएगा कि सारे धर्म जो है वो मानवता की भलाई के लिए हैं और इस तरह की गतिविधियाँ किसी भी धर्म के हिसाब से सही नहीं है। और यदि वो किसी और कारण से यदि वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग, उन कारण के अकॉर्डिंग उनको सर समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है अमित, आपके हिसाब से जैसे कि सुना जाता है या जितना हमें पता है कि कुरान में कई बार जिहाद का यूज किया गया है, जी तो सर। इस जिहाद वर्ड के क्या मायने हैं? आप इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? सर जिहाद का शाब्दिक अर्थ जद्दोजहद करना, मतलब संघर्ष करना है। जो इसकी जिहाद की 2 किस्में इस्लाम में बताई गई है। जो पहली किस्म है वो है अपने अंदर के शैतान को मारना। मतलब खुद के अंदर अगर कुछ बुराइयां हैं तो सबसे पहले हम उसको इम्प्रूव करें, उसको सुधारें, उसे बड़ा जिहाद कहा गया है। दूसरा माइनर जिहाद है, जहाँ पर मतलब अगर कोई लोग गलत कार्य कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ संघर्ष करना। ठीक है ठीक है, जी सर। आप मुझे ये बताइए कि हाल ही में सीएए एनआरसी को लेकर के काफी विवाद हुआ, जी सर। तो आप सीएए एंड एनआरसी से क्या समझते हैं और अल्पसंख्यकों में इसको लेकर के भय क्यों है? सर सीए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 2019 में लाया गया।
और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है जिसके अंदर देश के समस्त नागरिकों के सूची होगी जो, और सीएए के अंदर इस प्रकार के प्रावधान हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी 2014 से पहले जो भी शरणार्थी भारत में आए हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी और पारसी, इन धर्मों के जो भी लोग हैं ठीक है। वो शरणार्थी के रूप में आए हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। परंतु इसमें मुस्लिम को इसमें ऐड नहीं किया गया है, तो इस कारण से मुसलमानों में ये संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन रहा, जिसके कारण ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि इससे मुसलमानों की नागरिकता प्रभावित हो सकती है।